हेलो स्टूडेंट्स। मैं आई एम जाकिर सर और मैं आपको फोर्थ यूनिट एंड दैट इज़ फिश टेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ और जिसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम लैग कल्चर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द लैग कल्चर, फर्स्टली जो सब टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ लैग इटसेल्फ, the life cycle of the lag insect, the lag culture. Next is the enemies of the lag insect, and lastly, the economic importance of the lag. So, lag. What is lag? Lag क्या है? It's a natural resinous secretion of the lag insect Laccifer lacca that feed on a number of host plants. So it's a natural resin. Lag is a natural resin. एक natural resin है that is secreted, जिसको कौन secrete करते हैं? Lag insect, also known as Laccifer lacca. It is derived from a Sanskrit word laksha which means 100, जो क्या denote करते हैं? That denotes the 100 or 1000 of insects जो किस में involved है? In the lag production. So lag is a natural, हम ये बता सकते हैं कि lag क्या है? Lag it's a natural resin secreted by the lag insect. Now the next is the composition of lag. It's a mixture of mainly the resin, wax एंड डाइज. अगर हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन को तो मेनली 68 to 90% इसमें रेजिन है एंड इट ऑल्सो कंटेन्स फ्यू परसेंटेज ऑफ डाई, वैक्स एंड मिनरल मैटर, अल्बिनस मैटर एंड a few percentage of water also. And the photograph, it shows the lag mainly found on the twig of the host plant. Now next is the lag insect. Lag insect also known as Laccifer lacca. Lag insect को हम क्या कहते हैं? Laccifer lacca. इस जो zoological name है that is Laccifer lacca. So it's a minute crawling scaly insect with sectorial proboscis. ठीक. So it's a minute, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है? एक minute crawling insect है. That is a crawling and a scaly insect with a sectorial proboscis. Means जो proboscis और the mouth part है उसको वो mainly क्या है? Sucking type है. और जो insect जो है that is a scaly insect, means it's a soft bodied organism और mainly it's concealed by the scales. और ये क्या secrete करते हैं? Quantities of wax for their protection. Now ये जो insect है that is the lag insect, ये क्या? It lives as a parasite feeding on the sap of the host plant. तो ये insect जो है it act as a parasite on its host plant, अपने host plant पे parasite के तौर पे रहते हैं. और ये किस पे feed करता है? The sap of the host plant. Sap which is the liquid fluid secreted by the plant, वो उसी sap पर ही feed करते हैं. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द फादर टैगर्ड. ये किसने डिस्कवर किया था? फादर टैगर्ड ने इन 1709. दीज इंसेक्ट आर ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स, जिसे हम क्या कहते हैं? लैसिफर लक्का, टेकार्डिया लक्का एंड रिसेंटली इसको क्या कहा जाता है? केरिया लक्का. नाउ द नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ केरिया लक्का और लैसिफर लक्का और द लैग इंसेक्ट. अगर हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं, फाइलम इट्स द आर्थ्रोपोडा और जो इसका क्लास है वो इंसेक्टा है. इट बिलोंग्स टू द ऑर्डर हेमिप्टेरा और जीनस दैट इज केरिया एंड स्पीशीज इट्स लक्का. नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ द लैग इंसेक्ट. अगर हम लाइफ साइकिल को देखते हैं तो फर्स्टली यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हम लाइफ साइकिल को क्यों देखते हैं या लाइफ साइकिल को हम क्यों पढ़ते हैं. लाइफ साइकिल में हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट के हम डिफरेंट स्टेजेस को हम पढ़ते हैं, जिस वजह से हमें एक इंसेक्ट के जो डिफरेंट स्टेजेस है उसके बारे में हमें एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जिससे हम अगर पेस्ट मैनेजमेंट करना हो, कुछ कंट्रोल मेजर्स लेना हो, तो उसकी किस स्टेज पे हम कर सकते हैं
वो वही लाइफ साइकिल हमें एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है और डिफरेंट स्टेजेस के जिसकी बिना पर हम कंट्रोल मेजर्स या पेस्ट मैनेजमेंट जो है हम उनके बेसिस पे कर सकते हैं। सो अगर हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द लैक इंसेक्ट, ये कंप्लीट होता है 6 मंथ्स में। तो इन ए ईयर वी कैन से 2 जनरेशन ऑफ दिस इंसेक्ट। एंड अगर हम कॉपुलेशन की बात करते हैं, इट टेक्स प्लेस फॉर अबाउट 2 to 3 days। सेकेंडली अगर हम इसमें जो अडल्ट मेल या फीमेल को देखते हैं तो इसमें कुछ डिफरेंसेस है जिसे हम देखें तो मेल जो है इट शोज़ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, वेयर इज़ द फीमेल जो है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस दिखाते हैं। एज वी नो मेटामॉर्फोसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉम इमेच्योर फॉर्म टू एन अडल्ट फॉर्म। जो मेटामॉर्फोसिस है ये एक इम्पॉर्टेंट फेस है एक इंसेक्ट के लाइफ में, एंड पर्टिकुलरली इस इंसेक्ट के भी। तो मेल जो है, जो मेल लेक इंसेक्ट है वो क्या दिखाते हैं, इट शोज़ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और अगर हम देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ एग, लावा, प्यूपा एंड अडल्ट, ऑल द 4 डिफरेंट स्टेजेस हमें मेल के केस में देखने को मिलता है। वाइल एज अगर फीमेल के केस में देखें तो उस केस में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो उसमें जो डिफरेंट स्टेजेस है वो हमें क्या मिलता है, सिर्फ एग मिलता है और निम्फल स्टेज मिलता है और अडल्ट। वाइल इज द प्यूपा इज एब्सेंट इज इन द फीमेल ड्यू टू द इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। सो द फीमेल जो इंसेक्ट है या फीमेल लैक इंसेक्ट है, it lays nearly 300 to 1000 eggs, the hatching of which takes place after 2 to 4 hours of hatching। जब ये एग हैच होता है तो जो नेम्स दो फर्स्ट इंस्टार नेम जो इमर्ज होता है फ्रॉम दिस एग्स उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉलर्स कहते हैं। एंड जो एग्स है जब वहाँ से जो ये इंस्टर जो निम्फल इंस्टा स्टेजेस वहाँ से इमर्ज होता है, तो ये सिंगली नहीं बट ये ग्रुप्स में या एक साथ इमर्ज होते हैं। और इस इमर्जेंस को जो नेम्स इमर्ज होता है फ्रॉम इंसेक्ट्स, इस इमर्जेंस को हम क्या कहते हैं, स्वार्मिंग कहते हैं। दैट इज़ द मास इमर्जेंस। स्वार्मिंग हम किसे कहेंगे, द मास इमर्जेंस ऑफ नेम्स फ्रॉम द एग इज कॉल्ड स्वार्मिंग। सो जो पिक्चर है वो आपको दिखा रहे हैं द लैक इंसेक्ट which shows the presence of wings on the male and the absence of wings on the male। ये दोनों फोटोग्राफ्स मेल लेक इंसेक्ट के ही हैं। नाउ आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ निम्फ, जब एक लाइन किया अडल्ट ने, उसके बाद जब निम्फ इमर्ज हुई उसमें से, तो ये निम्फ क्या करता है, ठीक, द एग्स आर, जो एग्स ले किया हुआ है वो एक पर्टिकुलर ट्वीक पे या पर्टिकुलर ट्वीक किसी होस्ट प्लांट के पर्टिकुलर ट्वीक पे ले किया हुआ है, ठीक। तो उसके बाद जब वहाँ से जब एग में से जब निम्फ इमर्ज होते हैं, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वार्मिंग कहते हैं। तो उसके बाद जो निम्फ है वो क्या करता है, इट इंसर्ट इस प्रोबोसिस एंड सक द सेप्स एंड स्टार्ट सिक्रेटिंग द रेजिनस सब्सटेंस फ्रॉम द डर्मल ग्लैंड्स। जो निम्फ होता है वो क्या करेगा, वो अपनी जो प्रोबोसिस और द माउथ पार्ट्स है उससे वो सक करेंगे, क्या इंसर्ट करेंगे द ट्विक ऑफ द होस्ट प्लांट, किसी भी ट्विक में जिस पे वो बैठा हुआ है उसमें वो प्रिक करने के बाद क्या शुरू करेगा, सक करना शुरू करेगा सैप को। और उसके बाद वो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट सिक्रेटिंग द रेजिनस सब्सटेंसेस। और जो रेजिनस सब्सटेंस या लैक जिसे हम कहते हैं वो क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम देयर डर्मल ग्लैंड्स। सो द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन of lac and the growth takes place simultaneously so that the whole body gets covered। जो प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ लैक है, जब लैक सिक्रेशन जब वो शुरू करते हैं तो उसके साथ में जो उसकी ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर निम्फ,
वो क्या होता है एक साथ होता है, ताकि जब इस इंसेक्ट की जब ग्रोथ हो रही हो साथ साथ में सिक्रेशन भी हो रही हो, तो पूरी जो सिक्रेशन है वो पूरी बॉडी को क्या करेगी, बाद में कवर भी करेगी। सो द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ सैक और द ग्रोथ वो क्या होता है, एक साथ ही होता है। Now, on contact with the air, hardens and forms a coating with the body of the nymph called cell. जब ये लैग सिक्रेशन हुआ, ठीक, लैग सिक्रेशन होने के बाद जब ये पूरी बॉडी का जब ये लैग सिक्रेशन हो जाता है, तो लैग सिक्रेशन जो लैग है वह व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर, जब हवा के साथ इसकी कांटेक्ट में होता है तो इट हार्डन्स, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है। और एक किस्म का ये क्या बताए, कोटिंग बनाता है कि इसके ऊपर ओवर द बॉडी ऑफ द निम्फ के बॉडी के ऊपर एक कोटिंग बनाता है, एक हार्ड सब्सटेंस एक कोटिंग बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जो आप नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है रेड कलरिश में, ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है, ये आपको ये बता रहा है, जो सेंटर में जो रेडिश कलर के हैं, इट शोज़ जब एक लेइंग के बाद जब इमर्जेंस हो रहा है, ये आपको ये दिखा रहा है कि इमर्जेंस ऑफ इंसेक्ट्स, इमर्जेंस ऑफ द निम्स और द लार्वल इंस्टार्स दिखा रहा है, किस में से, फ्रॉम द एग। और जब वहाँ से जब ग्रुप में ये इमर्ज होता है, जिसे हम स्वार्मिंग कहते हैं, वो आप दूसरे पिक्चर में, दैट इज़ द नेक्स्ट पिक्चर जो आपको जो आप देख रहे हो इन द कॉर्नर में, उसमें आप देख सकते हो कि जब इमर्जेंस होता है तो ये इस तरीके से होता है। सो जो फर्स्ट पिक्चर है वाइट पिक्चर, उसमें आप क्या देख सकते हो, मेल सेल और फीमेल सेल। जो मेल सेल है उसमें आप जो फीमेल सेल है वो थोड़ा सर्कुलर है, और मेल सेल है वो थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल में है, ठीक। इसमें डिफरेंट पोर्स होते हैं जो सेल में, जिसे हम ब्रैंकियल पोर्स कहते हैं, हाइलिन फिलामेंट्स होते हैं जिससे वो कवर होते हैं, और उसमें और एक ओपनिंग होते हैं जिसे हम अनल ओपनिंग और अनल ट्यूबुलर ओपनिंग बोलते हैं। अब जो ये लार्वल इंस्टर है या निम्फ है, जो मोल्टिंग होता है उसमें ओकर थ्राइस एंड द थर्ड लार्वल इंस्टर डेवलप्स इनटू एडल्ट। जो मोल्टिंग इन निम्स में जो मोल्टिंग्स होती है वो 3 बार, और इट ऑकर्स थ्राइस। और जो थर्ड लार्वल इंस्टर जो उसमें है, द थर्ड लार्वल इंस्टर ऑफ निम्स, इट डायरेक्टली डेवलप्स इनटू अडल्ट in case of male, while in case of फीमेल ये क्या है, इट नो नाउ द अडल्ट। जब अडल्ट को हम देखते हैं, मेल आफ्टर इमर्जेंस मूव टू द फीमेल एंड मेट विद द फीमेल, ठीक। जो मेल है वो अपने टिबिक से या अपने सेल से वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द फीमेल एंड मेटिंग टेक्स प्लेस। आफ्टर मेटिंग द मेल जो लैक इंसेक्ट होता है वो इमीडिएटली डाई हो जाता है। सो मेल का क्या, अडल्ट मेल का सिर्फ यही काम है कि वो मेटिंग करे, वाइल एज द फीमेल lays eggs for 5 to 6 weeks and dies। जो फीमेल है वो अपना एग 5 to 6 वीक्स तक के लिए वो एक लाइन करता है, फिर उसके बाद वो मर जाता है। सो द सिक्रीशन जो लैग जो सिक्रीट करता है, फिर वो कौन करता है, सो इट इज़ द फीमेल लैग इंसेक्ट जो क्या करता है, लैग को सिक्रीट करता है। नाउ यू कैन सी द लाइफ साइकिल ऑफ द लेग इंसेक्ट। अगर लाइफ साइकिल को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, सबसे पहले अगर आप कॉर्नर में देखिए राइट साइड में, जो एक लेइंग हुआ है ऑन द ट्विग ऑफ द होस्ट प्लांट। एक लेइंग होने के बाद जो ये एग है वो क्या होता है, धीरे धीरे एक लेइंग ख़त्म होने के बाद, एंड ऑफ द एक लेइंग जो बता रहा है, उसके बाद जब एक लेइंग ख़त्म हो जाता है तो हेचिंग के लिए क्या हो जाता है, कुछ ऑरेंज स्पॉट्स इंडिकेट देयर इज़ चेंज इन द कलरेशन ऑफ दिस एग। जब कलर एग्स के कलर में जब चेंज आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उससे हम क्या डिनोट कर सकते हैं, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हैचिंग हो रहा है।
ठीक। आफ्टर हेचिंग द लार्वा और द फर्स्ट नेम जिसे हम क्या बोलते हैं क्रॉलर्स, वो उसमें से इमर्ज होते हैं। ठीक। इमर्ज होने के बाद ये किस पे ये फीड करेगा या किसकी तरफ जाएगा, ये उस पर्टिकुलर ट्यूब पे जाएगा जहाँ से उनको फूड की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ उनको फूड मिले। ठीक। सो दीज लार्वा माइग्रेट टू द पर्टिकुलर ट्यूब ऑफ द होस्ट प्लांट, जहाँ पे ये डेवलप होंगे। इन केस ऑफ मेल इट डेवलप्स इनटू प्यूपा, और फीमेल में ये द फर्स्ट इंस्टार लार्वा इट विल कन्वर्ट इनटू सेकंड, एंड द सेकंड इंस्टार लार्वा, सेकंड इंस्टार नेम जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, थर्ड इंस्टार नेम। फिर उसके बाद फीमेल की केस में प्यूपा फॉर्मेशन नहीं होगा। तो डायरेक्टली जब प्यूपा फॉर्मेशन नहीं होगा तो थर्ड इंस्टार जो निम्फ है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा किस में, इट विल डेवलप्ड इनटू एन अडल्ट फीमेल। और उस प्रोसेस को हमने क्या बताया था, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। वाइल इन केस ऑफ मेल लेग इंसेक्ट हम क्या देखते हैं, जो लार्वा है इट डेवलप्स इनटू प्यूपा, वो प्यूपा में डेवलप होता है, और प्यूपा में से जो मेल है, अडल्ट मेल है वो डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद फर्दर द अडल्ट मेल इट विल प्रोसीड और इट विल मूव टूवर्ड्स द फीमेल फॉर फर्टिलाइजेशन, और इसी तरह से नेक्स्ट साइकिल फिर से स्टार्ट होगा। नाउ द लैग कल्चर। लैग कल्चर हम किसे कहेंगे, ठीक। लैग कल्चर इट्स सिंपली द रियरिंग ऑफ लैग इंसेक्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैग ऑन ए कमर्शियल स्केल। ये क्या है, मतलब रियरिंग ऑफ लैग इंसेक्ट, जो लैग इंसेक्ट है इसकी रियरिंग को किस लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैग के लिए, लैग प्रोडक्शन के लिए, एंड मेनली फॉर द कमर्शियल स्केल, मेनली ऑन ए कमर्शियल स्केल। और हम ये बता सकते हैं कि कमर्शियल पर्पस के लिए हम रियरिंग करें लैग इंसेक्ट्स को, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, लैग कल्चर कहेंगे। एंड इट इंक्लूड्स, अब इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं, सबसे पहले क्या है, सेलेक्शन ऑफ द होस्ट प्लांट, नेक्स्ट इज़ द प्रूनिंग, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट इज़ द हार्वेस्टिंग, और जो फोर्थ स्टेज है वो क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ लैग। नाउ द लैग कल्चर, जो लैग इंसेक्ट है दैट इज़ द लेसिफेरा लक्का। लेसिफर लक्का, हमें ये पता होना चाहिए कि इट इज़ ए पॉलीफेगस, मीन्स इट फीड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, और इसके जो होस्ट प्लांट्स है वो बहुत सारे हैं, बीइंग ए पॉलीफेगस। और होस्ट प्लांट्स को अगर हम देखें तो उसमें डिफरेंट होस्ट प्लांट्स है, जिसमें से सेक्लेरा ओलियोसा, ब्यूटियोमोनास्पर्मा, जाइजिपस मोरेशियाना, एकेशिया अरेबिका एंड एकेशिया कैटिजू। ये कुछ दीज आर द सर्टेन होस्ट प्लांट्स ऑफ लैग इंसेक्ट। नाउ सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ होस्ट प्लांट, जो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द लैग कल्चर है। ठीक, सबसे पहले है उसमें सिलेक्शन ऑफ होस्ट प्लांट। अगर लैग कल्चर, तो हम किस होस्ट प्लांट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम लैग के कल्चर या लैग इंसेक्ट के हम क्या करें, कल्चर करें। तो जो होस्ट प्लांट है उसकी कुछ कंडीशंस होना चाहिए जो फिलफिल करे। सबसे पहले उसमें ये है कि इट शुड बी अ फास्ट ग्रोइंग, ठीक, ताकि इसकी ग्रोथ जल्दी हो। ठीक, सेकंड इज़ दे शुड हैव ए लो सैप डेंसिटी, और जो उनमें जो सैप और द फ्लूइड जो प्रेजेंट है उनकी डेंसिटी थोड़ा कम होनी चाहिए। और जो होस्ट प्लांट है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड द हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ लैग इंसेक्ट। जैसे इन केस ऑफ सर्टन सर्कमस्टेंसेस, अगर इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उस होस्ट प्लांट में वो एबिलिटी होना चाहिए ताकि वो विथस्टैंड करे उस इन्फेस्टेशन को। एंड द लेग फ्रॉम द होस्ट प्लांट कुसुम अट्रैक्ट्स द हाइस्ट प्राइस इन द मार्केट। अब अगर हम देखा जाए कि किस लेग की या कौन सा लेग जो है वो मार्केट में जिसका हाईएस्ट प्राइस हो और जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा, दैट इज़ कुसुम। और वो किस होस्ट प्लांट पे
ये होता है, दैट इज़ सेक्लेरा ट्राइजुगा। नाउ आफ्टर द सेलेक्शन ऑफ द हाउस, जब एक बार हमने किसी हाउस को सेलेक्ट किया उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज़ सिंपली द प्रूनिंग। प्रूनिंग हम किसे कहेंगे? Pruning is simply the cutting or the removing of the old or diseases जो टिविक्स होता है किसी पर्टिकुलर ट्री पे। जब कोई होस्ट प्लांट हो जिस पे बहुत सारे क्या हो, जैसे ओल्ड टिविक्स होते हैं, कुछ ड्राइड होता है, कुछ टिविक्स डिजीज्ड होता है, तो हम उन टिविक्स को हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं बाय सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दैट इज़ प्रूनिंग। प्रूनिंग में हम क्या करते हैं? जो डिजीज्ड हो या ओल्ड टिविक्स को हम क्यों रिमूव करते हैं? तो जैसे कि जब ये लेक इंसेक्ट अपने होस्ट प्लांट की किसी ट्विग पे फीड करेंगे और उस पे अगर ओल्ड टिविक्स हो या डिजीज टिविक्स हो तो क्या करेंगे? जैसे इन केस ऑफ ओल्ड टिविक्स, ये पर्टिकुलर जो लेक इंसेक्ट है वो अपना जो प्रोबोसिस या माउथ पार्ट है वो इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ओल्ड टिविक्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू द फ्रेश टिविक्स वो काफ़ी हार्ड होगा, तो जिस वजह से वो सैप इंटेक ऑफ सैप या सैप सकिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम ये स्टेप इन्वॉल्व करते हैं, हम ये स्टेप प्रूनिंग करते हैं ताकि जो ओल्ड टिविक्स हो या डिजीज टिविक्स हो या बाकी इंसेक्टेड जो टिविक्स हो उनको हम क्या करते हैं? प्रूनिंग की प्रोसेस से या प्रूनिंग से हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद प्रूनिंग प्रूनिंग हम कब करते हैं? प्रूनिंग इज जनरली डन 6 to 12 months बिफोर इनोकुलेशन ऑफ लेक इंसेक्ट। इनोकुलेशन मीन्स इन्फेस्टेशन। तो हम प्रूनिंग कब करेंगे? जो रिमूविंग ऑफ द ओल्ड टिविक्स या डिजीज टिविक्स है वो हम कब करेंगे? इट इज़ जनरली डन 6 to 12 months, जब इनोकुलेशन या जब इन्फेस्टेशन कराना हो उससे 6 to 12 महीने पहले हम क्या करते हैं? प्रूनिंग कराते हैं। ठीक, बट देयर आर सर्टेन फॉलोइंग पॉइंट्स विच मस्ट बी टेकन केयर ड्यूरिंग प्रूनिंग। प्रूनिंग के टाइम पे हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले क्या है? अवॉइड एक्सेसिव प्रूनिंग। ठीक, बहुत ज़्यादा हमने रिमूव नहीं करना है टिविक्स को। ठीक, नेक्स्ट इज कट ओनली द ओल्ड ब्रांचेस ऑफ द होस्ट प्लांट। जो फ्रेशली फॉर्म टिविक्स है या फ्रेशली इमर्ज टिविक्स हैं, हमें उनको रिमूव नहीं करना है। हमें और सिर्फ क्या करना है? जो ओल्ड ब्रांचेस है किसी होस्ट प्लांट की उनको ही रिमूव करना है, या ओल्ड टिविक्स हैं जो सख्त हो गए हैं जहाँ पे ये लैग इंसेक्ट फीड नहीं कर पाएंगे, हमने सिर्फ उनको ही रिमूव करना है। नेक्स्ट इज द अलो गुड शेप ऑफ द ट्री टू अलो प्लेंटी ऑफ रूम फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू शूट्स। तो हमें उसकी जो प्रूनिंग है इस तरह से करनी है ताकि जो न्यू शूट्स वहाँ पे ग्रो करें वो और भी ज़्यादा हो। ठीक, कट थिन ब्रांचेस क्लोज टू द ट्रंक फ्रॉम विच दे अराइज, या उन ब्रांचेस को हमें कट करना है जहाँ विच आर मोर क्लोज टू द ट्रंक पोर्शन। और प्रूनिंग में हमें मेनली क्या रिमूव करना है? द डेथ एंड द डिजीज ब्रांचेस, जो डिजीज्ड हो या ऑलरेडी ड्राइड ब्रांचेस हो हमें उनको रिमूव करना है। एंड द लास्ट इज़ द अवॉइड इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ द लेग बियरिंग ब्रांचेस। और हमें इस चीज़ में हमें ये ख़ास ख्याल रखना है कि जिस ब्रांचेस पे या जिस टिविक्स पे लेग अगर उन पे प्रेजेंट हो, लेग उन पे पाया जाता हो, तो हमें उनको कटिंग करने से परहेज़ करना है। नाउ द थर्ड स्टेप या नेक्स्ट स्टेप इज़ इनोकुलेशन। इनोकुलेशन हम किसे कहेंगे? Inoculation, it's simply the infestation of new host plants by the names following swarming is called inoculation. So inoculation क्या है? It is simply the infestation of new host plants. इन्फेस्टेशन, अगर जब ब्लैक इंसेक्ट इन्फेस्टेशन किसी न्यू प्लांट पे या न्यू होस्ट प्लांट पे जब इन्फेस्ट करें तो उसे हम क्या कहेंगे? इनोकुलेशन कहेंगे। ठीक, इनोकुलेशन इट्स मेनली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जो नेचुरल इनोकुलेशन हो वो कैसे होता है? इट ऑकर्स बाय नेचुरल मूवमेंट ऑफ स्वार्मिंग निम्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर
सो नेचुरल इनोकुलेशन इट इज़ सिंपली जैसे कोई जब कोई इंसेक्ट किसी होस्ट प्लांट पे हो तो वो नेचुरल इट्स नेचुरल कि वो एक होस्ट प्लांट से दूसरे होस्ट प्लांट्स पे वो अपने हिसाब से मूवमेंट करते जाएंगे। दैट इज़ इन्फेस्टेशन एक प्लांट का होगा दूसरे प्लांट के दूसरे होस्ट प्लांट पे अपने हिसाब से। तो ये इट हैज़ हाउएवर अगर नेचुरल इनोकुलेशन के केस में हम देखें लेकिन इसमें कुछ सर्टेन ड्रॉबैक्स होता है जैसे कि जो यील्ड है लेग यील्ड है वो बहुत कम रहता है। और सेकेंडली जो लेग जो इरेगुलर इनोकुलेशन होगा तो इरेगुलर इनोकुलेशन के होने की वजह से क्या होगा जो लेग फॉर्मेशन होगा वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा जिससे बाद में हमें कलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। और अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से नेचुरल इनोकुलेशन वो भी फेवरेबल नहीं रहता है। और इस केसेस में पैरासिटिक अटैक्स भी रहता है जिससे इनोकुलेशन स्टॉप हो सकती है। एंड द नेक्स्ट इज़ द आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। आर्टिफिशियल इनोकुलेशन में क्या करते हैं जो स्वार्मिंग निम्स आर इनोकुलेटेड इनटू सेपरेट होस्ट प्लांट आर्टिफिशियली। ठीक, जो स्वार्मिंग निम्स है या न्यूली फॉर्म्ड या न्यूली इमर्ज जो निम्स है उनको हम इनोकुलेट करते हैं दूसरे होस्ट प्लांट पे दूसरे होस्ट प्लांट पे आर्टिफिशियली। दैट इज़ सिंपली द आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। जो आर्टिफिशियल इनोकुलेशन है इट्स इनिशिएटेड बाय प्रूनिंग ऑफ द होस्ट प्लांट। जब किसी होस्ट प्लांट की प्रूनिंग हो जाती है उसके बाद प्रूनिंग होने के बाद आर्टिफिशियल इनोकुलेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है जो इसमें हम आर्टिफिशियल इनोकुलेशन कैसे करते हैं जो फ्रेश कट पीसेस ऑफ टिविक्स हैं बियरिंग द मैच्योर लाइक आर टाइड ऑन ए न्यूली डेवलप्ड ब्रांचेस ऑफ द होस्ट प्लांट। जो फ्रेश कट पीसेस ऑफ टिविक्स जो फ्रेश ट्विक्स होते हैं फ्रेशली इमर्ज ट्विक्स जिस पे क्या हो मैच्योर लैक हो जिस पे जो लैक है वो प्रेजेंट हो तो उसे हम टाई करते हैं उसे हम बांध देते हैं किसके साथ न्यूली डेवलप्ड ब्रांचेस। अगर किसी दूसरे होस्ट प्लांट के जो नया ब्रांच हो उस पे हम उसको बांध देते हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो जो टिविक ऊपर से बांधा हुआ है उसको एक नए होस्ट प्लांट के साथ में बांधा है ताकि जो लैक उसमें मैच्योर लैक प्रेजेंट हो उस ट्विक में ताकि वो कहाँ पे जाए वो जाए किसके पास वो उस ट्विक से जो न्यू होस्ट प्लांट पे है वो क्या करे ताकि बाद में जब वो इमर्ज हो जाए तो वहाँ से मैच्योर लैक से निकल के वो इस न्यू होस्ट प्लांट के ब्रांचेस पे क्या हो सेटल हो जाए। सो 3 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इनोकुलेशन 3 टाइप्स के हैं उसमें आप डायग्राम में देख सकते हो। फर्स्टली इज़ द लॉन्गिट्यूडनल इनोकुलेशन लॉन्गिट्यूडनल आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। सेकेंडली इज़ द लेटरल उसमें जो ट्विक है उसको लेटरली लाई किया हुआ है। एंड थर्ड इज़ द इंटरलेस्ड उसको क्या किया हुआ है इंटरलेस्ड मतलब उसको दो ब्रांचेस के बीच में इंटरलेस किया हुआ है। इन इंडिया अगर हम देखें इन इंडिया इनकेस अगर इंडिया में देखें तो 2 स्ट्रेन्स ऑफ लेग इंसेक्ट्स आर कल्चर्ड दैट इज कुसुम एंड रांजिनी। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं हार्वेस्टिंग इट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ मैच्योर लेग फ्रॉम द होस्ट प्लांट। इट इज़ सिंपली द कलेक्शन हम जो मैच्योर जब लैग जो है वो मैच्योर हो जाता है तो उसको हम कलेक्ट करते हैं दैट्स प्रोसेस सिंपली द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में इट्स ऑफ 2 टाइप्स दैट इज़ इमेच्योर हार्वेस्टिंग एंड मैच्योर हार्वेस्टिंग। अगर इमेच्योर की केस में अगर हम देखें तो उसमें जो कलेक्शन ऑफ लेग होता है वो बिफोर स्वार्मिंग होता है मतलब इमर्जेंस ऑफ लैक इंसेक्ट से पहले इमर्ज होने से पहले हम क्या करते हैं उनकी कलेक्शन करते हैं और उस केस में हमें जो लैक मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं एरी लैक कहते हैं। हाउएवर जो इमेच्योर हार्वेस्टिंग है ये इट प्रूव्स टू बी डेट्रीमेंटल फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द लैक इंसेक्ट। क्यों क्योंकि जब हम कलेक्शन करते हैं बिफोर देयर स्वार्मिंग उनके निकलने से पहले तो उस केस में उनकी
डेथ होने का चांस भी मैक्सिमम रहते हैं। तो इसीलिए इसीलिए लैग इसमें जो कलेक्शन इमेच्योर हार्वेस्टिंग है इट प्रूव्स टू बी डेट्रीमेंटल। वाइल इन केस ऑफ मैच्योर हार्वेस्टिंग, अगर हम मैच्योर हार्वेस्टिंग के केस में देखें, कलेक्शन ऑफ लैग जो है वो हम कब करते हैं? आफ्टर स्वॉर्मिंग, मतलब आफ्टर इमर्जेंस ऑफ द इंस्टल्स और द नेम्स, जब वो निकल जाते हैं तो उसके बाद हम कलेक्शन करते हैं। जो लैग हमें उस केस में मिलते हैं तो उस लैग को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी लैग कहते हैं, क्योंकि जो उसमें नेम्स होता है वो ऑलरेडी वहाँ से इमर्ज हुआ, वहाँ से निकल गए हैं। तो जो लैग है वो एम्प्टी होता है एंड द नेम, इसीलिए उनको क्या बताया है? एम्प्टी लैग कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो क्या है? लैग प्रोसेसिंग। लैग प्रोसेसिंग क्या है? लैग प्रोसेसिंग इट्स सिंपली द लैग प्रेजेंट ऑन द ट्विग ऑफ द होस्ट प्लांट, उसे हम क्या कहते हैं? स्टिक लैग कहते हैं। और लैग प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं? लैग प्रोसेसिंग में हम जो स्टिक लैग है, लैग प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं? जो स्टिक लैग है या जो क्रूड फॉर्म ऑफ दिस लैग, जो क्रूड फॉर्म है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टिक लैग कहते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। प्रोसेसिंग से हम उसको कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करके उसे हम किस में? मार्केटेबल फॉर्म में, जो मार्केट में भेजा जाता है उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? शेलैग बोलते हैं। सो लैग प्रोसेसिंग को अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें, सबसे पहले हमें ये आइडिया हो जब जैसे हम होस्ट प्लांट से जैसे हमने कलेक्शन की है, जो हमें रॉ लैग हमें मिला है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो क्रूड फॉर्म में होता है उसे हम स्टिक लैग कहते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं? जो ये रॉ लैग है या जो स्टिक लैग है उसे हम कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद टिविक से हम उसको कलेक्ट करते हैं बाय स्क्रैपिंग विद ए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। स्क्रैप करके कलेक्ट करने के बाद हम उन स्टिक लैग को हम क्या करते हैं? उसको हम बंडल्स में हम उसको बांध देते हैं। फिर उसके बाद उसको क्रश किया जाता है विद ए सर्टेन ग्राइंडिंग मशीन्स के थ्रू, और क्रश करने के बाद जो हमें लैग मिलता है हम उसे क्या बोलते हैं? क्रश्ड लैग बोलते हैं, क्रश्ड लैग। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है वॉशिंग ऑफ द क्रश लैग। अब जो हमें क्रश लैग हमें मिला, जो स्टिक लैग, जो क्रूड लैग हमने क्रश करने के बाद जो हमें क्रश लैग है उसको हम क्या करते हैं? इस स्टेप में वॉशिंग में हम क्या करते हैं? उसको इमर्स करते हैं इन वाटर फॉर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन के लिए हम उसे पानी में रखते हैं। फिर उसके बाद उसको ड्राई करा जाता है, और उसके बाद जो हमें लैग जो हमारे पास होता है हम उसको क्या बोलते हैं? सीड लैग बोलते हैं। फिर उसके बाद उसमें एक नेक्स्ट स्टेप, द थर्ड स्टेप, दैट इज़ द मेल्टिंग ऑफ द सीड लैग। जो मेल्टिंग ऑफ सीड लैग में हम क्या करते हैं? जो हमें सीड लैग मिला, सीड लैग हमें कब मिला? सीड लैग हमें जब हमने क्रूड लैग को हमने क्या किया? क्रश किया। क्रश करने के बाद हमें क्रश लैग मिला। फिर उसके बाद उस क्रश लैग को हमने किस में रखा? पानी में रखा 3 से 4 दिन के लिए। फिर जो हमें लैग मिला उसे हमने क्या कहा? सीड लैग कहा। अब जो मेल्टिंग के प्रोसेस में हम क्या करेंगे? जो सीड लैग है हमारे पास उसे हम क्या करेंगे? उसे हम पैक करेंगे किसी क्लॉथ बैग में। फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है? मेल्टिंग के प्रोसेस में उसे हम हीट करते हैं अबव द चारकोल फायर और ट्विस्टेड व्हेन स्टार्ट मेल्टिंग। जो हमारे पास सीड लैग था हमने उसको क्या किया? किसी बैग में डाला। बैग में डालने के बाद उसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद जब बहुत ज़्यादा हीट किया, फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसा आया जब वो मेल्ट होना शुरू हुआ, तो उस केस में हम उसको क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं उस क्लॉथ को, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से जो मॉल्टन लैग फ्लोस थ्रू द पोर्स लिविंग बिहाइंड द रेजिड्यू कॉल्ड कीरी। जब हमने उसको ट्विस्ट किया, जो मॉल्टन लैग जो है वो क्या होगा? ट्विस्ट करने के बाद, ट्विस्ट करने से वो क्लोथ से बाहर, जो क्लोथ में जो पोर्स होते हैं वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। जो लैग है, जो मॉल्टन या पिघला हुआ जो लैग है वो कपड़े से बाहर निकलेगा। जब बाहर निकला तो उसमें क्या रहेंगे? कुछ रेजिड्यूज, जो उसके रेजिड्यूज है वो रहेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? कीरी बोलते हैं।
हाउएवर जो मॉल्टन या जो मेल्टेड जो लैक है वो क्या करेंगे हम उसको, फिर उसके बाद उसको हम सॉलिडिफाई करेंगे। उसको सॉलिडिफाई करेंगे किसकी शेप में, डिफरेंट शेप में हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं। तो जब सॉलिडिफाई करते हैं डिफरेंट शेप्स में तो उस हिसाब से उनका नाम भी दिया जाता है। जैसे बटन शेप में हम उसको सॉलिडिफाई करेंगे किसको, मॉल्टन लैक को, तो उसे हम बटन लैक कहेंगे। और फ्लेक्स, अगर उसको हम छोटे फ्लेक्स की शेप में अगर उसे हम क्या करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे तो फ्लैग लेग कहेंगे। और शीट के फॉर्म में करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, शीट लेग कहेंगे। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स उनका नाम दिया जाता है। जो फाइनली द शीट लैक है उसको हम जब लास्टली हम क्या करेंगे, उसको डिज़ोल्व करेंगे किसी सूटेबल सॉल्वेंट में। जब सूटेबल सॉल्वेंट में जब हम उसको डिज़ोल्व करेंगे तो इट गिव्स प्रोड्यूसेस ए ऑरेंज एंड रेड लिक्विड कॉल्ड एज शीलेक। तो हमें एक कलरेशन मिलता है ऑरेंज एंड रेड कलर का, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनली शेलेक बोलते हैं, विच इज़ द मार्केटेबल फॉर्म और द प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ लैक। सो लैक प्रोसेस में हमने सिंपली क्या किया, जो क्रूड फॉर्म को है उसको मार्केटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, या स्टिक लैक को हमने शेलैक में कन्वर्ट किया। किस प्रोसेस से, बाय लैक प्रोसेसिंग से। सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो स्टिक लैक है, ये क्या है, आपने जो टिविक से आपने कलेक्शन की हुई है स्टिक लैक, जो आप स्टिक लैक आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड पे। जब ये स्टिक लैक आपने कलेक्ट करने के बाद आपने इसको ग्राइंड किया, ठीक, या क्रश किया, और क्रश करने के बाद आपने इसका वॉशिंग भी किया, तो जो आपको मिला वो दैट इज़ कॉल्ड सीड लेग। जो लेकिन अब मैंने जो पहले स्लाइड में बताया, स्टिक लेग को हमने क्या किया था, क्रश किया था। क्रश करने के बाद फिर उसके बाद उसको वाटर में रखा कितने, 3 से 4 दिन के लिए, टू फॉर्म द सीड लेग। जब हमें ये सीड लेग मिल जाता है, जो आप डायग्राम में देख सकते हो, जो सीड लेग है, हम फिर उसको क्या करते हैं, इसको हीट अप करते हैं, ठीक। हीट अप करने की वजह से वो क्या हो जाता है, वो मॉल्टन फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक। मॉल्टन फॉर्म में चेंज होने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं अलग अलग डिफरेंट शेप्स में। सॉलिडिफाई करने के बाद जैसे मैकेनाइज प्रोसेस या आप बटर प्रोसेस जो आप देख सकते हो एरोस के ऊपर, जब उसको हम क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं सीड लेग को, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, शेल लेग में। और या बटन के फॉर्म में जब इसे सॉलिडिफाई किया तो बटन लेग, या हम इसे ब्लीच करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जैसे केमिकल के साथ, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लीच्ड लैग। सो प्रोसेसिंग में हमने सिंपली क्या किया, स्टिक लैग और द क्रूड लैग को हमने कन्वर्ट किया इनटू द मार्केटेबल फॉर्म और द शेल लैग फॉर्म, which is the most purified form of lag. Now next is the enemies of the lag insect. अब जो lag insect है या लैसिफर लगा है उसके क्या enemies हैं। अगर enemies को हम देखा जाए तो मेनली हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं एबायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक फैक्टर्स में, ठीक। एबायोटिक फैक्टर्स में क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स में मेनली हम ये देख सकते हैं जो एबायोटिक फैक्टर्स है जो हिंड्रेंस करते हैं लैक इंसेक्ट की ग्रोथ को, या बायोटिक फैक्टर्स हैं जो इस लैक इंसेक्ट की ग्रोथ को हिंड्रेंस करते हैं या उसकी डेवलपमेंट को प्रिवेंट करते हैं, तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं बायोटिक फैक्टर्स में। एबायोटिक फैक्टर्स में मेनली क्या है, मेनली एबायोटिक फैक्टर्स में दीज आर द हाई इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर को हम एबायोटिक फैक्टर्स में मेनली हाई इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर अगर हो, या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, या रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो, या स्ट्रॉन्ग विंड बहुत ज़्यादा हो, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जो लैक इंसेक्ट की ग्रोथ को क्या करता है, स्टॉप करता है या उसे उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। सो दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स। वाइल इन केस ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, अगर हम बायोटिक फैक्टर्स को देखें तो मेनली इसमें दो किस्म के एनिमीज़ है, दैट इज़ इंसेक्ट एनिमीज़ है और नॉन इंसेक्ट एनिमीज़ है। अगर इंसेक्ट एनिमीज़ में हम देखें
वो एनिमीज़ जो इंसेक्ट हैं वो मेनली किसने दो फॉर्म में हैं, एक है पैरासाइट्स में, दूसरा क्या है प्रीडेटर्स। जो पैरासाइट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है एफिल्मस टेकार्डिया, जो पैरासाइट्स है वो क्या करता है 5 to 10% ऑफ द क्रॉप लॉस पर ईयर करते हैं। तो ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, वो दे ले देयर एग्स इनसाइड द लैग सेल्स, जो सेल्स फॉर्म करते हैं, जो फॉर्म हुआ होता है उसमें क्या करते हैं, दे ले देयर एग्स इनसाइड द लैग सेल्स एंड फिर उस एग से क्या जो पैरासाइट्स डेवलप्ड होते हैं वो किस पे फीड करेगा, दे विल फीड ऑन द लेग इनसाइड, जो सेल के अंदर जो सेल जो फॉर्म हुआ था उसके अंदर जो इंसेक्ट, उसके अंदर जो लेग इंसेक्ट बैठा हुआ है तो वो उन पे फीड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लैग इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कम होगा या लैग इंसेक्ट या लैग की प्रोडक्शन में क्या होगा, इजाफा नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ द प्रीडेटर्स। इंसेक्ट एनिमीज में अब दूसरा कैटेगरी क्या है, प्रीडेटर्स है। दे मेनली कॉज अबाउट 35% ऑफ द क्रॉप लॉस पर ईयर, 35% क्रॉप लॉस कराता है पर ईयर। और अगर हम प्रीडेटर्स को देखें दैट इज़ मेनली द यूब्लीमा एमेबिलिस एंड स्यूडो हाइपटोपा पल्वेरी। ये जो प्रेडेटर्स मेनली अगर हम देखा जाए ये क्या है, दीज आर द लेपिडोप्टेरन्स। और लेपिडोप्टेरन्स में क्या है, ये मॉथ्स है जो क्या करते हैं, जो एक लेइंग करता है कहाँ पे, ऑन द लैग, और जो लैग जो उन्होंने ऑलरेडी ब्रांचेस पे जो प्रेजेंट होता है उस पे ये मॉथ्स क्या करते हैं, एग ले करते हैं। एंड द लार्वा स्पेंड, और जो उन एग्स में से जो इन प्रीडेटर्स के लार्वा बनता है, दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ फीडिंग ऑन दिस लैग इंसेक्ट। और वो किस पे फीड करते हैं, इस लैग इंसेक्ट पे फीड करते हैं। सो दीज आर द एनिमीज, इंसेक्ट एनिमीज विच आर मेनली पैरासाइट इन द प्रीडेटर्स। अगर नॉन इंसेक्ट एनिमीज़ को अगर हम देखें, नॉन इंसेक्ट एनिमीज़ को देखें, दे कॉज अबाउट 50% ऑफ द क्रॉप लॉस पर ईयर। अब नॉन इंसेक्ट एनिमीज़ में कौन कौन से आते हैं, उसमें रेड आता है, स्क्वायरल आता है, मॉन्की आता है। और ये जो नॉन इंसेक्ट एनिमीज़ है ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, क्रॉप लॉस करता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ द कंट्रोल मेजर्स। कैसे कंट्रोल करें ताकि या हाउ कैसे पेस्ट मैनेजमेंट करें जिसकी वजह से जो लैग इंसेक्ट है वो या प्रोडक्शन ऑफ लैग है वो कंटिन्यू रहे। ठीक, तो देयर आर सर्टेन मेथड्स। अगर हम देखें, एक तो है कल्चरल मेथड। जो कल्चरल मेथड में क्या है, उसमें हम सिंपली वही मेथड यूज़ करते हैं। जैसे टिवेक्स जो है हमने इन्फेस्ट किया है, इनोकुलेट किया, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, दूसरे होस्ट प्लांट पे रखने के बाद उन्हें जल्दी वहाँ से रिमूव किया जाता है। या फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि जो ट्विक्स जो है वो या ब्रूड लैग है, उसमें जो ट्विक्स में जो लैग प्रेजेंट है, जो फ्रेशली लेट जो लैग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रूड लैग कहते हैं, वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिस्ट्रॉयड अलोंग। अगर उसमें प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स हो उसको हमें क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ द फ्यूमिगेशन एंड वाटर इमर्शन ऑफ लैग। उसमें हमें क्या करना है, फ्यूमिगेशन करना है या वाटर इमर्शन करना है ऑफ द लैग बिफोर रिमूविंग द ट्विक्स शुड बी डन। मतलब रिमूव करने से पहले हमें उसमें या अगर इनकेस ट्विक्स में अगर पैरासाइट्स हो या प्रीडेटर्स प्रेजेंट हो तो हम उस केस में हम क्या कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन वगैरह कर सकते हैं, वाटर इमर्शन भी कर सकते हैं। या पर्टिकुलर ट्विक्स जिसमें इन्फेस्टेशन ऑलरेडी हो उनको हम रिमूव कर सकते हैं या उन्हें हम बिल्कुल हटा सकते हैं और उनको और उनकी जगह फ्रेशली जो ट्विक्स है उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द कोप मेथड। अब कोप मेथड में क्या होता है, कोप मेथड में हम ये करते हैं, जो होस्ट प्लांट से लैग इंसेक्ट के उसको हम डिवाइड करेंगे सर्टेन ग्रुप्स में, 1 या 2 या 3 ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। जब होस्ट प्लांट के अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, एट ए टाइम इनोकुलेशन या इन्फेस्टेशन जब हम करते हैं एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के, तो एट ए टाइम हम 2 ग्रुप्स आर इनोकुलेटेड, सिर्फ 2 ग्रुप्स को हम क्या करेंगे, इनोकुलेट या इन्फेस्ट कराएंगे।
ताकि क्या हो, आफ्टर हार्वेस्ट दे आर, फिर उसके बाद जब उनकी हार्वेस्टिंग हो, दे आर अलाउड टू रेस्ट एंड रिकवर, ताकि इनोकुलेशन के बाद जब हार्वेस्टिंग हो उनको हम क्या कराएंगे, उनको हम रेस्ट कराएंगे एंड गिव देम सम टाइम टू रिकवर के लिए, ठीक। सो नेक्स्ट इज़ द बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में अगर हम देखें, ठीक, बायोलॉजिकली हम कैसे कंट्रोल करें, तो उसमें है मेनली हम टू आर्म्ड प्रेडेटर्स, दैट इज कैम्पोनेटस कंप्रेसस एंड सोलिनोप्सिस जेमिनेटा। दीज आर द टू आर्म्ड प्रेडेटर्स जिसको हम क्या, विच आर कंसिडर द इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट प्रेडेशन, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं जो लेग इंसेक्ट प्रेडेटर्स हैं उनसे बचने के लिए। नाउ द इकोनॉमिक यूजेस ऑफ दिस लैक, या इस लैक के क्या यूजेस हैं। देख, जो लैक है इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट रेडिली सॉल्युबल इन अल्कोहल में। अल्कोहल में ये सॉल्युबल है, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ये हम किस में यूज़ कर सकते हैं, इंसुलेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और जो लैक है इट फ्यूजेस इजीली ऑन हीटिंग एंड इट हैज़ एडहेसिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ एडहेसिव प्रॉपर्टी है इन लैक की। व्हेन मिक्सड विथ अल्कोहल, जब अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं, बाइंडिंग, इसकी कुछ बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ भी हमें देखने को मिलते हैं। नाउ इट्स ऑल्सो सॉल्युबल इन वीक अल्कली लाइक अमोनिया। नेक्स्ट, इट्स अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दस फाइंड्स इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जब बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो हम इसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द लैक प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस। अब लैक के कुछ प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और उसके हम यूजेस भी देखते हैं। लैक के प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें, सबसे पहले तो इसके क्या बनता है, लैक डाई बनते हैं विच इज़ ट्रेडिशनली यूज टू कलर द वूल एंड सिल्क। नेक्स्ट इज ऑल्सो यूज फॉर फूड एंड इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, फॉर कलरिंग के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में। द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम लैक से बनाते हैं दैट इज़ द लैक वैक्स। इट्स मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, एसिड एंड द एस्टर्स। और हम इसको किस में यूज़ करते हैं, इट्स यूज फॉर द पॉलिशेस, और हम किसके लिए, फॉर शूज़, फ्लोर्स के लिए और ऑटोमोबाइल्स के लिए। इट्स ऑल्सो यूज इन फूड एंड कन्फेक्शनरीज, ड्रग टैबलेट फिनिशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, लिपस्टिक्स, क्रायॉन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द शेलैक। शेलैक जो प्रोडक्ट जो हमने प्रोसेसिंग, लैक प्रोसेसिंग में देखा कि जो शेलैक बनता है स्टिक लैक से या क्रूड लैक से जो शेलैक बनते हैं, विच इज़ द मार्केटेबल फॉर्म ऑफ दिस लैक। अब ये क्या है, ये इट्स ए नेचुरल गम रेजिन। ये क्या है, एक नेचुरल गम रेजिन है, ठीक। इट्स नॉन टॉक्सिक, ये क्या है, हार्मलेस भी है और एडिबल भी है। तो इट्स यूज्ड इन फ्रूट कॉटिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट या एप्पल्स में। ये नेक्स्टली इट्स यूज्ड फॉर द बाइंडर ऑफ फुटस्टेप्स के बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इट्स ऑल्सो यूज फॉर इंट्रिक कोटिंग्स ऑफ टैबलेट्स एंड ऑर्डर बैरियर, इंट्रिक कोटिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्टली इट्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो फोटोग्राफिक मटेरियल है उसके लिए भी यूज़ करते हैं, लिथोग्राफिक लिंक। इट्स ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, हम क्या करते हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स भी करते हैं। और जेवलेस और गोल्ड स्मिथ्स, इसे किस लिए यूज़ करते हैं, फिलिंग मटेरियल इन द हॉलो इन देयर ऑर्नामेंट्स। अगर कोई फिलिंग एज ए फिलिंग मटेरियल इसको यूज़ करते हैं। और इट्स ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टॉयज, बटन्स, पॉटरी और आर्टिफिशियल लेदर्स। एंड लास्टली इट्स यूज कॉमनली एज ए सीलिंग वैक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द लैक कल्चर, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, लैक के बारे में पढ़ा, लैक इंसेक्ट के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा, और उसके बाद जो लैक कल्चर में जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व है उस चीज़ के बारे में। एंड फाइनली द इकोनॉमिक यूजेस ऑफ लैक इंसेक्ट। तो that's all about for this today's lecture. Thank you very much.